स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों के बारे में। भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में हमने पहले भाग में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके आर्थिक विचारों के बारे में जाना। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उस वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज इस दूसरे भाग में हम महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी के दिए गए उनके सामाजिक विचारों के बारे में इससे पूर्व की हम चर्चा शुरू करें, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भारतीय परिदृश्य में सामाजिक विचार के रूप में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने समय काल के अनुसार जो है समाज में सुधार करने का प्रयास किया है। चाहे हम बाबा भीमराव अंबेडकर के उनके सामाजिक विचारों के बारे में जाने, जिनमें उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, वहीं राम मोहन राय द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों में जिसमें कि नारी संबंध के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही बढ़िया सुधार करने का प्रयास किया गया है। अगर हम उनके विवेकानंद द्वारा दिए गए विचारों के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारकों ने इस बात पे भली भांति रूप से एकमत होते नजर आते हैं कि भारतीय परिदृश्य में जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी क्रम में हम महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों को वो जिस पृष्ठभूमि को छूते हैं और जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत वो अपने चिंतन को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, विचारों की श्रृंखला हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसे इस प्रकार से देख सकते हैं, जिनमें वो सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं अपने विचार में। वहीं जिस दूसरे विचार के बारे में वो बात करते हैं वो है जाति व्यवस्था का विरोध, और साथ ही साथ वो अस्पृश्यता का अंत चाहते हैं, और साथ ही अपने सामाजिक विचारों में एक सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं। और पांचवें संदर्भ में हम देख सकते हैं नारी सुधार के बारे में वो बात करते हैं। साथ ही वो बुनियादी शिक्षा भारत की व्यवस्था में कैसी होनी चाहिए उस पर भी अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से प्रकाश डालने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम उनके अहिंसा की एकता, इस तरह से उन्होंने जो एक सामाजिक विचार के रूप में जो एक विस्तृत रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, हम उसे इस तरह से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उनके सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो उन्होंने किया है वो किस आधारों पर किया है और किस लिए जरूरी किया है। हम महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये देखने की जरूरत होती है कि आखिर महात्मा गांधी ने उन विचारों को कहां प्रदर्शित किया है। उनकी दो प्रमुख पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे समक्ष आती है। प्रथम पत्रिका है उनकी यंग इंडिया और दूसरी हरिजन के नाम से ये दो पत्रिका जो थी उनके माध्यम से लिखी जाती थी और प्रकाशित की जाती थी। इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से ही उनके जो सामाजिक विचार थे वो समाज तक पहुंचने का कार्य करते थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। आखिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है वो उसका आधार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो यह वर्ण व्यवस्था आधारित जो समाज है, उस समय जब ये व्यवस्था बनाई गई थी भारतीय परिदृश्य के रूप से, उस समय यह व्यवस्था काफी रूप से एक समाज को संचालित रूप से चलाने के लिए बनाई गई थी। जब ये व्यवस्था समाज में बनाई गई थी तो समाज के सभी लोगों को 4 भागों में बांटा गया था और सभी लोगों के कुछ अलग अलग कार्यों के माध्यम से उन्हें इस श्रृंखला में अलग अलग जो स्थान था वो प्रतिपादित किए गए थे। तो इस व्यवस्था को जो है महात्मा गांधी एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मानते हैं। तो ये महात्मा गांधी एक जन्म के आधार पर जो है अपनी मान्यता देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर ही होनी चाहिए और ये जन्म के आधार पर होगी तभी ये धर्म संगत कहलाएगी। क्योंकि यह जन्म के आधार पर होगी तो इसमें जो है वैज्ञानिकता की प्रमुखता हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हरेक जन्म के व्यक्ति में अपने जो पूर्वजों का जो है वंश होता है, उसका वंशानुगत जो शाश्वत व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उसके भीतर जो है कुछ गुण पाए जाते हैं जिससे कि उस व्यवस्था को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वह इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो वह जन्म के स्थान पर कर्म की बात करते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति के
कर्म के अनुसार ही यह व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर। परंतु महात्मा गांधी के संदर्भ में हम देखते हैं कि वो जन्म के आधार पर ही इस वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इस व्यवस्था में जो है कार्य की सबकी समानता है। इस व्यवस्था के माध्यम से जो है ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान देना, क्षत्रिय के काम है उसकी रक्षा करना समाज की, वैश्य का काम है कि धन को एकत्रित कर समाज के कार्यों को लगाए और शूद्र के पास जो है सेवा का कार्य है। तो इस तरह से जो है सभी इन चार वर्णों में जो है सभी के पास कुछ निश्चित कार्य जो है समाज में दिए गए हैं और इन निश्चित कार्यों के माध्यम से ही एक सफल समाज का संचालन किया जा सकता है। इस संचालन के माध्यम से जो है सभी वर्ण के लोग जो है एक सामान्य पुण्य को एकत्रित करेंगे। इस सामान्य पुण्य को जो है ब्राह्मण का जो काम है वो ज्ञान देना है, वो बाकी के 3 कार्यों को नहीं कर सकता। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वो बाकी के 3 कार्यों को नहीं कर सकता। वैश्य का काम है धन कमाना और वो बाकी के 3 कार्यों को नहीं कर सकता भली भांति रूप से। लेकिन शूद्र के पास एक कार्य है, वो सेवा कर सकता और सेवा के माध्यम से ही वो समाज में जो है अपना पुण्य अर्जित करता है, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो है महात्मा गांधी कहते हैं और कहते हैं कि समानता नहीं है ये इसे जो एक असमान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था कोई असमानता की वस्तु नहीं है। यह जो है समाज में जो है समाज में जो सभी को है वो बराबर का हक प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का निश्चित कार्य है, क्षत्रिय का निश्चित कार्य है, वैश्य का निश्चित कार्य है, शूद्र का निश्चित कार्य है। जब सभी वर्णों के अपने अपने निश्चित कार्य हैं, समानता कैसे नजर आती है? जबकि सभी के कार्य हैं वो समान रूप से बराबर विभाजित की जा चुकी है। और इसी व्यवस्था को उन्होंने जो है एक आदर्श व्यवस्था का नाम दिया है। वो कहते हैं कि यह व्यवस्था सबसे ज्यादा आदर्शपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें सभी लोग सभी तरह से बराबर हैं और सभी के कार्य बराबर रूप से बटे हुए हैं। और वो साथ ही साथ कहते हैं कि पूर्वजों के व्यवसाय तक ही इसको सीमित रखना चाहिए। जैसे कि एक ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान देना, तो उसके आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो भी इसी कार्य को करेगी और क्षत्रिय के संदर्भ में भी इसी तरह से कार्य करेंगे, वैश्य के और शूद्र के संदर्भ में भी ये सिद्धांत लागू होता है। यानी कि पूर्वजों के जो व्यवसाय रहेंगे उन्हीं व्यवसाय को आने वाली पीढ़ियां उस कार्य को करेगी। इससे होगा ये कि समाज में जो एक व्यवसाय का जो व्यवस्थित रूप बना हुआ है, जिससे क्या होगा कि आर्थिक समानता जो है व्यक्ति में बनी रहेगी और ये आर्थिक समानता जो है हमेशा बनी रहेगी और इस तरह से किसी के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब एक ब्राह्मण अपने ज्ञान को विस्तारित रूप से समाज को देगा तो वो बदले में ये भी चाहेगा कि मैं अगर इसका शोषण करता हूं तो क्षत्रिय जो उसकी रक्षा के लिए खड़ा है वह भी उसका शोषण कर सकता है या उसका दमन कर सकता है। और ऐसी स्थिति में ये वैश्य भी इस तरह के धन के जो है कार्यों को रोक देगा, फिर ये शूद्र भी जो है वो सेवा नहीं करेगा। तो इस तरह से सभी जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं और जब समाज एक दूसरे से बंधा हुआ है तो इसमें किसी तरह की कोई असमानता का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि वह जो है कुछ संदर्भों में ये बात कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण जो है असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और इन जातियों की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ कि अंतर जातीय विवाह और सहभोज का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि जो है वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया और सभी ने अपनी सुविधा अनुसार कुछ नियम बनाए, कुछ रीति रिवाज बनाए या यूं कह ले कि कुछ संस्कृतियों का उन्होंने जो है निरूपण किया, जिसके माध्यम से वो निश्चित रूप से अपनी ही जो व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी अपने समाज में ही वो विवाह करते थे और अपने ही समाज के लोगों के साथ वो खाना पीने का संबंध जो है वो रखते थे। तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था कुछ प्रकार से दूषित नजर आती है। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि इसके कुछ दुरुपयोग किए गए हैं समाज के द्वारा, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास हमें करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सभी 4 वर्ण के लोग जो हैं उन सभी लोगों को क्या है कि शूद्र कहना शुरू कर देना चाहिए। इन्हें किसी के सामने ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। इन सभी लोगों को यह कह देना चाहिए कि मैं शूद्र हूँ।
जब सभी लोग ये कहेंगे कि मैं शूद्र हूं, तो इस तरह के ऊंच नीच की जो भावना लोगों के मन में एक मानसिक संक्रमण के रूप में फैल रही है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगला विचार वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो भेदभाव या ऊंच नीच को प्रतिपादित नहीं करता है। अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था जो है एक तरह से समाज को बेहतरीन संचालन के माध्यम से करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच या भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया जाता, और किसी भी धर्म को या किसी भी वर्ण को यह कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई भी वर्ण व्यवस्था के भीतर ये कहे कि ब्राह्मणों के पास कुछ विशेष अधिकार है या क्षत्रियों के पास कुछ विशेष अधिकार है, वैसे भी अगर वैसा ही मत प्रस्तुत करें तो यह व्यवस्था किसी भी विशेषाधिकार को मानने से जो है इनकार करती है। इस तरह से जो है महात्मा गांधी ने जो है अपने वर्ण व्यवस्था के जो सिद्धांत, जो समर्थन के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह इस तरह से उन्होंने जो है किया है। अपनी यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, यह दो पत्रिका में ही इन्होंने जो है सामाजिक परिदृश्य को प्रयास किया है। उनका जो अगला विचार है वो है जाति व्यवस्था का विरोध, जिसके विरोध में जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज समाज में नहीं होनी चाहिए, वो इसका सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं कि उनका जो है जाति व्यवस्था में जो है कोई विश्वास नहीं है, इस जाति व्यवस्था से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो उनका सिर्फ सरोकार वर्ण व्यवस्था से है। वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक बेहतर स्थिति है, जाति व्यवस्था एक बहुत ही बुरी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, परंतु ये जाति व्यवस्था यह काम करता है, ये सभी लोगों को एक दूसरे से बांट देता है, जबकि वर्ण व्यवस्था जो व्यवस्था है वह समाज को सही तरीके से संचालन के लिए बनाया गया था। लेकिन जो जाति व्यवस्था करता है यह एकदम इसका कुरूप रूप है, और यह जो है एक बहुत ही कलंकित काम करता है, और सभी लोग जो एक मनुष्य है लेकिन फिर भी यह एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बांटता है। वो धर्म की दृष्टि में सभी बराबर है, परंतु जाति व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। गांधी इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम जाति व्यवस्था को देखते हैं तो इसका कोई भी अस्तित्व हमें नजर नहीं आता है। जाति व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था इतिहास में हमारे सामने नजर नहीं आती। कालांतर में कुछ लोगों द्वारा जो है इस व्यवस्था का प्रतिपादित कर दिया गया, और इस व्यवस्था के माध्यम से अपने कुछ रीति रिवाजों को संपन्न किया गया, जिसके माध्यम से वो विवाह करते हैं और अपने ही जाति के लोगों में जो है वो सहभोज जैसी प्रक्रिया को संदर्भित करते नजर आते हैं। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि केवल मेरी नजर में सिर्फ 4 वर्ण की जो मान्यता है मैं उसी को मान्य मानता हूं। केवल 4 वर्ण को ही अपनी मान्यता जो है गांधी जी देते हैं, बाकी इस जाति व्यवस्था को कोई मान्यता नहीं देते। ये कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था जो है आर्थिक तौर पर जो है अपने पैतृक कौशल की ही रक्षा करता है। जो सबसे बुरी बात है वो है ये किसी प्रकार का साहस या आविष्कार को बढ़ावा नहीं देता। अब मान लीजिए कि किसी जो है शूद्र व्यक्ति में या दलित व्यक्ति के अंतर्गत किसी बालक की मेधा शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल है, तो ऐसे में जो है ब्राह्मण समाज जो होता है, या हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत कह लें जो उच्च वर्ग है, वह वर्ग नहीं चाहेगा कि हमसे निम्न है वह हमसे आगे आ जाए और हमारे मेधा शक्ति को चुनौती दे। तो इस स्तर पे जो है साहस और आविष्कार को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता, और इस तरह की चीजों को वहां पर दबा दिया जाता है। तो इस तरह से भी गांधी जी ने जाति व्यवस्था जो व्यवस्था बना रखी थी समाज ने, उसका खुलकर विरोध किया है और कहा है कि इस जाति व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से खत्म कर देना चाहिए। अगला विचार जो गांधी जी देते हुए नजर आते हैं वो है अस्पृश्यता का अंत। महात्मा गांधी जब अपने अस्पृश्यता संबंधी विचारों को प्रतिपादित करते हैं तो हमें को देखने के लिए हमें उनकी पत्रिका यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से उनके विचारों को देखने का प्रयास करते हैं। गांधी अस्पृश्यता के संबंध में कहते हैं कि इस अस्पृश्यता के कारण समाज में बहुत ही ज्यादा बुराइयां हो गई है, और समाज को इन बुराइयों को दूर करने का जो है निवारण करना चाहिए, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। अस्पृश्यता को परिभाषित करने के लिए महात्मा गांधी कहते हैं कि
अगर मेरा पुनर्जन्म हो, अगर मैं फिर से पृथ्वी पर आऊं और मेरा मनुष्य तन मुझे मिले, तो मैं एक अछूत के घर में जन्म लूं, जिससे कि मैं उनके दुख और दर्दों को समझ सकूं। वो कहते हैं कि ये अस्पृश्यता या छुआछूत जो है वो हिंदू समाज के लिए एक कलंक का काम करता है। यह हिंदू समाज में एक कलंक की तरह है, जिसे तुरंत से तुरंत मिटा देना चाहिए। यह कलंक इसलिए बढ़ गया क्योंकि हिंदू समाज के भीतर ऊंच नीच की जो भावना है वो काफी ज्यादा व्याप्त हो गई, और जिससे कि लोग जो है धार्मिक समझते हैं इसे, कहते हैं कि ये धार्मिक चीज है। जो हमसे ये छुआछूत की व्यवस्था को इन्होंने धार्मिक निरूपण के रूप में जोड़ दिया। वो कहते हैं कि ये धार्मिक पाप है, जिसे तुम धार्मिक कर्म कह रहे हो ना, ये धार्मिक पाप है और इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। यह कुछ नहीं है, तुम्हारा कट्टर हथ है जो तुम धर्म के प्रति अपनी कट्टरता दिखा रहे हो। यह बस कट्टरपंथी के लोगों का काम है कि वो इस तरह की चीजों को मानते हैं। अगर तुम कट्टरपंथी नहीं हो और सभी धर्मों को समान मानते हो और सभी लोग समान हैं, जब धर्म के भीतर सभी लोग समान हैं तो कोई व्यक्ति नीच कैसे हो सकता है। तो तुम जो है अपनी कट्टरता त्यागो, और सामाजिक का जो विभाजन हुआ है, जो समाज का विभाजन हो गया, और समाज के विभाजन के कारण पूरी जनसंख्या का जो 5वां हिस्सा है वह पराधीन, अनैतिक और अमानवीय तरीके से अपना जीवन जीने के लिए विवश हो गया है। और अगर ऐसी स्थिति में हम जो है स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं, हम स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं, किसके लिए? अपने नागरिकों के लिए। और किससे मांग रहे हैं? अंग्रेजों से। और अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम पे जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारे धन को लूट रहे हैं। और यही व्यवस्था जो है समाज कर रहा है, किसके साथ? अस्पृश्यतों के साथ। और जब अस्पृश्यतों के साथ उच्च वर्ग के लोग यही कार्य कर रहे हैं, तो हमें स्वाधीनता किससे चाहिए? अंग्रेजों से या अस्पृश्यता के उच्च वर्ग के लोगों से? तो हमें यह बात पूरी तरह से देखना चाहिए कि समाज को एकजुट करने की जरूरत है। तभी जो है हम स्वाधीनता की सही परिभाषा को समझ पाएंगे और राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में स्वराज को एकदम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये स्वराज जो है हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है। इस तरह का स्वराज हम लेकर क्या करेंगे जब हमारे ही लोग, हमारे ही समाज के लोग एक दूसरे से बटे हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस निवारण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए महात्मा गांधी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। और वो हरिजन के नाम से जो है अछूतों को और शूद्र व्यक्तियों को जो है इससे संबोधित करते हैं। हरिजन इस सेवक संघ के माध्यम से जो है उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करने का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा की व्यवस्था के कारण ही, वो अशिक्षा के कारण ही जो है और ज्यादा नीचे चले जा रहे हैं। उनके अंदर अगर शिक्षा होगा और मानसिक विकास उनका भलीभांति रूप से होगा, बेहतर समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। और उन्हें कई मुक्ति कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, जिन आंदोलनों में उन्हें जो है मंदिर में प्रवेश के लिए, इस आंदोलन के रूप में हमारे सामने आते हैं कि कई मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्हें जो है राजी किया गया। कि उस समय जो उच्च वर्ग था वो नहीं चाहता था कि जो कई मंदिर थे, जैसे कि हमारे देवघर का जो है बाबा बैजनाथ धाम है, वहां पर भी पहले जो था कि अछूतों को जो है अनुमति नहीं दी जाती थी उस मंदिर में प्रवेश का। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि उन मंदिरों में जो है उन्हें प्रवेश दिया जाता है। तो इस तरह से उनके कई आंदोलन जो है एक सफल आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। 1936 में वह अपने आश्रम में जो है सभी जो अस्पृश्य लोग थे उनको जगह दी, और अपने आश्रम के भीतर उन्होंने उनकी बस्तियों को बसाने का कार्य किया और उनसे कहा कि वह बस्तियां बसाएं मेरे आश्रम में। और 1936 में सभी अस्पृश्य लोगों को जो है अपने आश्रम में आने की अनुमति दी, और उस आश्रम में जो है उनके लिए व्यवस्थित बस्तियों का निर्माण भी करवाया, जिनसे कि उनके लिए सभी सुख सुविधाएं जो है उनको मुहैया कराई जा सके। वो धर्मांतरण के लिए विवश हैं, और ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें जो है उन्हें समाज में एक समुचित स्थान जो है देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं देंगे तो हम हिंदू समाज को जो है नष्ट कर देंगे, और एक बहुत बड़े जो हिंदू समाज का अंग है उसे जो है हम खो देंगे एक धर्मांतरण के माध्यम से। जब लोगों के साथ सही न्याय नहीं किया गया तो वो सभी लोग धर्मांतरण कर लेंगे, जो बाद में बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ लोगों ने किया। और साथ ही वो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म को जो है
कमजोर कर रहा है। यह अर्श पर्श जो है, ये छुआछूत जो है, इससे हिंदू धर्म काफी कमजोर हो रहा है। अगर हम उनके पूरे इस जो निवारण अंत अस्पृश्यता के अंत को देखते हैं तो उन्होंने टोटल जो है 17 उपवास किए अपने जीवन काल में, कई आंदोलनों के माध्यम से, जिनमें उनके 3 उपवास जो है इस अस्पृश्यता को मिटाने के लिए किए गए। तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कितना बेजोड़ जो है अपना जो है विचार प्रस्तुत किया है। साथ ही कई लोगों का ना शिक्षा पर भी प्रश्न उठता है। उस समय अस्पृश्य लोगों की शिक्षा पर भी उच्च वर्गों ने प्रश्न उठाया कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, और ये लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो सभी चीजों को समझने लगेंगे, और शिक्षा होने के बाद ये लोग पद मांगेंगे, तो ये लोग वो काम नहीं करेंगे जो ये लोग कर रहे थे। उस समय जो है ये मल ढोते थे, गंदा साफ करते थे, तो इस तरह के कार्यों को ये लोग मना कर देंगे। तो इस पे गांधी जी कहते हैं कि अगर ये लोग इस कार्य को मना कर देंगे तो इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। सभी लोगों को अपना जो है मल खुद ही साफ करना चाहिए, अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज को एक बेहतर जो है समाज मिल पाएगा। अगर हम इस तरह का सोचे कि अगर उन्हें शिक्षा मिल जाएगी तो हमारा काम कौन करेगा या उनका काम जो है वो कौन करेगा, तो इस तरह की कुंठित सोच को वो हमेशा नकारते नजर आते हैं। पक्ष में नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई विशेष आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो समानता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग जो है समान है, और इस तरह से जो है समानता का पक्षधर देना चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ आरक्षित सीटों पर जब चुनाव कराए गए, जिसमें कि महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो है समाज को बांटने के लिए अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया है। इससे बचने के लिए जो है उन्होंने उपवास किया, जो उपवास में भीमराव अंबेडकर द्वारा उन्हें जो है उपवास को तोड़वाया गया, और उस उपवास के माध्यम से ही जो वो पूना पैक्ट जो है हमारे सामने नजर आता है। उस अधिवेशन को जो है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ जो है इस चीज को माना गया कि स्वतंत्रता के बाद जो है हमें कुछ आरक्षित चीजों को सामने लाने की जरूरत है। तो इस तरह से जो है भीमराव अंबेडकर और गांधी के जो विवाद है पूना पैक्ट में वो देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी वो कहते हैं कि स्वराज की दिशा में जो है ये अड़चन है। अगर हम अस्पृश्यता का अंत नहीं करते हैं तो हम जो हमारे लिए सच्चा स्वराज है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये इस तरह से जो है अस्पृश्यता का निवारण के संबंध में जो है महात्मा गांधी अपने विचारों को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। साथ ही अगला विचार जो वो देते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में। महात्मा गांधी कहते हैं कि देश के सभी नागरिक हिंदू को एक आंख और दूसरी आंख मुसलमान को मानते थे। वो कहते थे कि सभी जो लोग हैं वो सभी एक दूसरे के परिवार के रूप में हैं। गांधी कहते हैं कि एकता का अर्थ ही परिवार है। सभी लोग अगर ये सोच लें कि सभी परिवार हैं, हिंदू मुस्लिम का परिवार है, मुस्लिम हिंदू का परिवार है, सिख पारसी सब आपस में भाई भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सभी की एकता जो है एक परिवार के रूप में उल्लेखित हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक उपद्रव जो होते हैं वो पूरी तरह से नकार दिए जाएंगे, और ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति जो है महात्मा गांधी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं एकता का अर्थ जो है व्यक्ति को समझने की जरूरत है। उसे जो है परिवार समझना चाहिए स्वयं को, और दूसरे व्यक्ति को अपना परिवार मानना चाहिए। जब ऐसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी धर्मों के प्रति जो है एक समान आदर जो है सभी व्यक्तियों में होना चाहिए। सभी लोग जो है हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो या पारसी समाज हो, सभी समाज जो है एक दूसरे की धर्म की मान्यताओं को जो है सम्मान दे। स्वयं की जो अच्छी मान्यताएं हैं, स्वयं के धर्म की जो मान्यताएं हैं उसे मानने के लिए वो बाध्य ना करे, बल्कि अपने को तो माने और दूसरे के धर्म की जो मान्यताएं है उसका सम्मान करे। इस दृष्टि से जो है कि सभी धर्मों को एक समान का आदर देगा। जो कहते हैं भाषा लिपि एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी भाषी लोगों को जो है उर्दू भाषी चीजें को सीखना चाहिए और बोलना चाहिए, वहीं उर्दू भाषी लोगों को जो है हिंदी भाषी चीजें सीखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। ऐसे क्या होगा, भाषा का जो है आदान प्रदान होगा, और भाषाओं के आदान प्रदान से जो है एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानने का लोगों को अवसर मिलेगा, और लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि रखेंगे। साथ ही वो कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो बलपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा था समाज में उसे रोका जाए।
जब तक इसे रोका नहीं जाएगा तब तक क्या है कि सांप्रदायिक सद्भावना की जो है अलख वो नहीं जग पाएगी। जब तक धर्मांतरण होते रहेंगे समाज में, हिंदू लोग धर्म परिवर्तन अन्य में होंगे, ईसाई धर्म परिवर्तन कराएंगे, ऐसे में क्या है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म की महानता को बताकर धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है मतभेद होना स्वाभाविक है। इस मतभेद को खत्म करने के लिए धर्मांतरण का पूरी तरीके से उन्होंने निषेध किया है। कहा है कि धर्मांतरण की जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और इस धर्मांतरण पे रोक लगाई जाए के रूप में। तो कहते हैं कि नौकरियों में भी सभी लोगों को जो है बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे भी समकक्ष को नागरिकता मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक लोगों को कभी भी इस बात का अनुभव नहीं होना चाहिए कि वह इस राष्ट्र में एक अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गए हैं। जो है महात्मा गांधी ने सभी को एक समान मानने पर बल दिया है। साथ ही वो कहते हैं कि मध्यस्थता के द्वारा ही हम एक सही सूर्ण समाज की जो है स्थापना कर पाएंगे। उस सही समाज के द्वारा एक पंथ निरपेक्ष की परिभाषा को भी उल्लिखित कर स्थिति में जो है सभी जगह सांप्रदायिक सद्भावना की जो है हमें अलग देखने को मिलेगी और राष्ट्र जो है एक तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ने के हमें विकास करता नजर आएगा। महात्मा गांधी एक हिंदू परंपरावादी विचारक होने के बावजूद भी स्त्रियों के संबंध में जब अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं तो उन्हें एक विस्तृत रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। वहीं वो उनकी समानता पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि उन सभी व्यक्तियों को समान रूप से सभी को समान समझा जाए, उनमें स्त्रियां भी वो शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा से ही उन्हें जो है दबाया गया है और उन्हें पीछे रखा गया है। अब समाज में वो समय आ गया है जिन्हें उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में वो जब नारी सुधार के बारे में अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने नारी सुधार संबंधी विचार जो सामाजिक विचार में देते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियों को सदैव से क्या है कि भोग की वस्तु समझा गया है। उसे जो है सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है और ना ही स्त्री वो अबला है। अबला ही समझा जाता है जिसके कारण जो है उसके साथ सिर्फ उसे संतान की उत्पत्ति के माध्यम के रूप में ही उसे भोग की वस्तु समझा जाता है और वो शक्तिहीन है, इस रूप में उसे अबला समझा जाता है। हालांकि स्त्रियों में एक अहिंसक नैतिकता का मूल्य जो है वो पुरुषों से कहीं अधिक है। अगर हम पुरुषों से स्त्रियों की तुलना करते हैं तो पुरुष अगर पाशविक शक्ति की बात करें तो पुरुष स्त्रियों से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, परंतु अगर नैतिक शक्ति की बात करें जिसमें प्रेम, त्याग, समर्पण जैसे शब्द आते हैं, उसमें जो है स्त्रियां पुरुष से आगे खड़ी नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि समाज को हम अगर पाशविक तरीके से बनाना चाहते हैं तो पुरुषों को आगे रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन समाज को नैतिक सूत्रों में बांधने के लिए हमें स्त्रियों को आगे लाना जरूरी है। और जब तक वो आगे नहीं आएंगी तब तक परिवार में जो है एक नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो कहती हैं कि स्त्रियों को जो है सही शिक्षा देने का जो है हमें कार्य करना चाहिए। सही शिक्षा के माध्यम से उसके जो नैतिक गुण है और उनकी जो शिक्षा का माध्यम है वो ज्यादा आगे आएगा। हालांकि वो पुरुषों की नकल करने से बचने को कहते हैं कि स्त्रियां अगर पुरुषों की नकल करेंगे तो वो अपने जो व्यक्तित्व है, जो स्त्रियों का व्यक्तित्व गुण है, वो उसे खो देंगी। तो ऐसी स्थिति में वो उनके जो व्यक्तित्व गुण है उसके साथ ही उसकी शिक्षा के रूप में वो आगे आते नजर आते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि उनकी आत्मरक्षा के लिए भी स्त्रियां स्वयं सक्षम है, वह किसी पुरुष के अधीन रह के अपनी आत्मरक्षा का परिदृश्य ना करे। स्त्रियां स्वयं में इतनी समर्थ हैं कि वह खुद की आत्मरक्षा कर सकती हैं। सही स्थान के रूप में कहते हैं कि स्त्रियों को जो है उसका सही अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार जो है परिवार में एकदम निम्न तरीके का समझा जाता है। उसे सिर्फ एक या तो घर की दासी या नौकरानी के परिदृश्य में देखा जाता है, लेकिन अगर उसके सही स्थान की बात की जाए तो उसे घरों में सम्मान मिलना चाहिए, परिवार में सम्मान मिलना चाहिए। और जब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा तब तक चीजें जो है अच्छी तरह से काम नहीं करेगी और समाज में जो है उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष की जो है समानता की बात करते हैं, वो समानता के रूप में उनके अधिकारों की बात करते हैं।
वो कहते हैं कि हम जो है अधिकार जो है स्त्रियों को देना नहीं चाहते। पुरुष वर्ग जो है सदैव से स्त्रियों को जो है कमजोर हीन समझता आया है और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं देना चाहता। उसका कारण ये रहा है कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पूर्ण रूप से जो सारी भागीदारी देखने को मिलती है वो पुरुष के रूप में देखने को मिलती है। अब स्त्रियों को जो है आगे आना चाहिए और कानून बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो अपने लिए जो है कानून की सही व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में वो जो है राजनीति के पक्ष में जो है स्त्रियों को एक बेहद तरीके का मानते हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियां राजनीति में आके एक कार्यकर्ता के रूप में, सफल कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकती हैं। वो जब देखते हैं कि देश जब आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहा था तो वो देखते हैं कि सभी जो है पुरुष प्रधान वर्ग हैं, महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है और है भी तो बस 1 या 2 महिलाओं की। ऐसी स्थिति में जरूरत थी कि महिलाओं की भागीदारी भी स्वतंत्रता संग्राम में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है स्त्री और पुरुष को एक समान रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बराबर लाने का जो कार्य किया है वो काफी ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया है स्त्रियों के संदर्भ में। साथ ही वो कहते हैं कि इन्हें स्वतंत्र चिंतन की भी आजादी दे दी जानी चाहिए और सामाजिक सरोकार के रूप में उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को आगे आना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि जो स्त्रियों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है उनमें प्रदा प्रथा जो व्याप्त है, प्रदा प्रथा के संदर्भ में कहते हैं कि ये स्त्रियों के पवित्रता के संबंध में जोड़कर कहा जाता है। अगर स्त्रियों के रूप में जो पर्दा लगा दिया गया है और हम ये मानते हैं कि ये जो स्त्री की पवित्रता को साबित करता है, तो इस तरह की मानसिकता पुरुषों की बहुत ही खोखली मानसिकता है और गांधी जी इस पर्दा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि इस पर्दा को हटा दिया जाए और इसे नोच कर और इसे फाड़ कर फेंक दिया जाए। और साथ ही वो बाल विवाह के संदर्भ में भी कहते हैं कि बाल विवाह को भी खत्म कर देना चाहिए। साथ ही वो भ्रूण हत्या जब समाज में जो स्त्रियों के साथ हो रहा था, पुत्र की लालसा के कारण कई लोग जो है भ्रूण हत्याएं करते थे और ऐसे पाप को कर देते थे जिसका जो है ईश्वर के उपहार के रूप में जो चीजें तुम्हें दी जा रही है, इस संदर्भ में उसे भ्रूण हत्या का वो नाम देते थे। और वो कहते हैं कि इसे जो है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। स्त्री और पुरुष सभी लोग समान है और इस तरह से हमें जो है कानूनी प्रक्रिया द्वारा यह सिद्ध करना होगा और कानूनी रूप से जो है स्त्री और पुरुषों को समान नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसी घटनाएं जो है समाज में देखने को मिलेगी। और समाज के लिए जब अंग्रेजी दवाई का जब निरूपण हुआ और गर्भ निरोधक गोलियों का जब समाज में स्त्रियों के लिए लाया गया तो इसके भी वो सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि ऐसी गोलियों को जो है स्त्रियों को जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की गोलियां जब स्त्रियां स्वीकार करती हैं तो वह जो है ईश्वर के उपहार का जो है अनादर कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि दहेज प्रथा जैसी विक्रमण जो समाज में फैला हुआ है इसे भी खत्म करने की जरूरत है। इस दहेज प्रथा का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है जाति व्यवस्था। माता पिता जो है अपनी ही जाति में किसी एक ऐसे वर्ग का चुनाव करते हैं जो उन्हें दहेज स्वरूप जो है लेता है। अगर वो दहेज ले रहा है तो वो एक ही जाति के व्यक्ति के अंदर ये अपना जो है संबंध स्थापित करते हैं, जिनके कारण जो है दहेज की प्रथा को ज्यादा प्रचलन मिलने का कारण बनता है। अगर इस दहेज प्रथा को खत्म करना है तो उन्हें जो है अन्य जातियों में भी विवाह करने का प्रोत्साहन देना पड़ेगा। उसके जरिए ही इस दहेज प्रथा को खत्म किया जा सकता है। साथ ही वो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में भी थे। वो कहते थे कि विधवाओं को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। कहते थे कि जो विधवा अपने पति के ना रहने पर अपने ससुराल में ही रहना चाहती, वो स्त्री अपने घर को पवित्र करना चाहती है। लेकिन अगर कुछ स्त्रियां जो स्वेच्छा से अपने विधवा के बाद भी दूसरा विवाह करने के पक्ष में है तो उन्हें उनके माता पिता को ये चाहिए कि उनका विवाह करा दिया जाए और ऐसे में क्या है उनका जो है जीवन जो है एक सही तरीके से सुखमय तरीके से बीतेगा। साथ ही वो तलाक के संबंध में भी अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियों के संबंध में तलाक जैसी चीज भी व्यवस्थित तरह से काम करती है। वो कहते हैं कि अगर किसी स्त्री की किसी पुरुष के साथ
अपने शादी के उपरांत अगर उसके साथ जो है संबंध बनाने में स्वीकार नहीं है, तो वो खुद कहते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक तलाक जैसी व्यवस्था का ही चुनाव करता। तो इस संदर्भ में जो है स्त्रियों के जो है सकारात्मक पक्ष के रूप में भी गांधी जी के विचार देखने को मिलते हैं। गांधी जी जो अपना अगला विचार देते हैं वो है अपने बुनियादी शिक्षा के संबंध में जो विचार प्रस्तुत करते हैं, वह बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उस समय जो समाज में अंग्रेजी शिक्षा काफी ज्यादा व्याप्त थी और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो भारतीयों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी उसके वो सख्त खिलाफ थे। गांधी भारतीय परिदृश्य में जिस बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि भारतीय शिक्षा जो पहली बात रखते हैं वो कहते हैं कि अध्ययन के साथ साथ उसे दस्तकारी की शिक्षा दी जाए। दस्तकारी क्या होता है? हाथ का काम या हाथ की कारीगरी, जिसे हाथ द्वारा किया जाता है उसे हाथ का काम कहते हैं। दस्तकारी की शिक्षा भी दी जाए। इस जो समूल शिक्षा है भारत की वो मातृभाषा आधारित शिक्षा होनी चाहिए। अगर मातृभाषा शिक्षा आधारित नहीं होगी और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है मातृभाषा में नई चीजों को समझ पाएंगे और इस तरह से एक जुड़ाव से वो कट जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि मातृभाषा शिक्षा आधारित होनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि प्रांतीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो प्रांतीय स्तर पर जो भाषा क्षेत्र चल रहा हो उस प्रांत के अनुसार ही उस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली को लाया जाए। साथ ही वो कहते हैं कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए होनी आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो इसके साथ जो है काफी ज्यादा जो संख्या में लोग होंगे वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ पाएंगे और प्राथमिक शिक्षा सभी को नहीं मिल पाएगी। साथ ही वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा समाज में होनी चाहिए जिससे कि क्या है, व्यक्तियों का जो चरित्र है वो निर्माण हो सके। और अगर हम उनके शिक्षा बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो भारत के संविधान में 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसे शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया और शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार माना गया। तो इस संदर्भ में जो उनके शिक्षा की नीति रही है वो भारतीय समाज को एकदम सक्षम बनाने की रही है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के साथ साथ कुछ चीजें सीखता है, जैसे कि कुछ चीजों को काम करना जान जाता है, तो उसके लिए क्या है कि आगे व्यवसाय करना अच्छा होगा। आज के परिदृश्य में अगर हम उनके विचारों को देखें तो हमें उनके विचारों की काफी ज्यादा प्रासंगिकता देखने को मिलती है। आज भारतीय समाज में जो है ऐसी शिक्षा का जो है काफी ज्यादा बोलबाला है, जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो है वैषयिक शिक्षा का भी अध्ययन कराता है, जिसमें हम स्किल इंडिया के माध्यम से कई चीजों को देख सकते हैं। और नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है वो इसी का जो है एक व्यवस्थित और जो है आधुनिक रूप जो है महात्मा गांधी के विचारों का हमें देखने को मिलता है। वो अगला विचार जो महात्मा गांधी देते हैं वो कहते हैं अहिंसा की एकता। महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी समाज के लिए जो है अहिंसा जो है वो बुनियादी चीज है। समाज तभी तक खड़ा है जब तक उसके अंदर अहिंसा जैसी चीज है। जिस दिन समाज हिंसात्मक हो जाएगा और समाज के लोग हिंसात्मक हो जाएंगे, समाज की बुनियाद खत्म हो जाएगी। और समाज के लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो अहिंसा के मार्ग पर चले और समाज की बुनियाद को जो है अहिंसा के नींव पर ही कायम रखें, तभी जो है समाज बच पाएगा। और कहते हैं कि सभी समस्याओं का जो जड़ है और उसका निवारण जो है वो अहिंसा के मार्ग के द्वारा ही मिल सकता है। समस्या को जब हम हिंसात्मक तरीके से सुलझाने जाएंगे तो चीजें और ज्यादा उलझ जाएगी। उन चीजों को सुलझाने के लिए हमें अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जो अहिंसा के काफी ज्यादा पक्षधर हैं, वह अपने सामाजिक विचारों में भी अहिंसा को स्थान देते नजर आते हैं। तो ये थी महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके सभी सामाजिक विचारों के बारे में। इस अंक में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की और उनके सभी जो है सामाजिक विचारों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों को आप सभी भली भांति रूप से जान गए होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप जो है महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों के संदर्भ में अपने उत्तर को सही तरीके से लिख पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने और भी दोस्तों में शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।